नमस्कार, विदर्भ की बात वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। राज्य में लॉकडाउन को अनलॉक करने के लिए राज्य सरकार ने लिया बड़ा फैसला। कुछ जिलों से हट सकता है पूरी तरह प्रतिबंध। सीबीएसई के बाद अब राज्य में 12वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द, राज्य सरकार ने लिया निर्णय। और विदेश में पढ़ाई करने जाने वाले विद्यार्थियों के लिए वैक्सीनेशन कार्यक्रम, नागपुर महानगर पालिका ने चलाया अभियान। और अब खबरें विस्तार से। राज्य मंत्रिमंडल कैबिनेट बैठक में लॉकडाउन को लेकर एक बड़ा निर्णय लिया गया है, जहां राज्य के 18 जिलों में पूरी तरह लॉकडाउन हटाने का फैसला राज्य सरकार ने लिया है। ऐसी जानकारी गुरुवार को मंत्री विजय वडेट्टीवार ने दी। जो डिस्ट्रिक्ट में जिस स्थिति में आज के ऑक्सीजन बेड की ऑक्यूपेंसी और उसमें पॉजिटिविटी जो रेट है, उस आधार पर 5 लेवल बनाया। पहले लेवल पे हम लोग जो डिस्ट्रिक्ट आ रहे उस डिस्ट्रिक्ट में पूरा हमने रिस्ट्रिक्शन जो है लॉकडाउन है हटाने का निर्णय लिया। सेकंड लेवल पे मैक्सिमम हमने लॉकडाउन में सुविधा प्रदान की है। लॉकडाउन रिलीफ करने जो आपने 50% पे लाने का ही किया है। तीसरे और चौथे और 5वीं लेवल जो है इसमें रिस्ट्रिक्शन थोड़ा बहुत है। 5वीं लेवल पे तो पूरा रेड जोन रहेगा। तीसरी और चौथी लेवल पे जो डिस्ट्रिक्ट आते हैं उसमें 50% हमने लॉकडाउन कम किया है। जो भी अभी हम गाइडलाइंस दिया है उस हिसाब से मुझे लगता है कि 1-2 इंडस्ट्री शुरू होना चाहिए, रोजगार शुरू होना चाहिए। ये सब बातों के साथ में कोविड का भी प्रभाव बढ़ना नहीं चाहिए, इसको लेकर ये निर्णय लिया गया है। सर, 10वीं और 12वीं एग्जाम को लेकर क्या कुछ फैसला लिया गया? 10वीं और 12वीं एग्जाम 10वीं और 12वीं को लेकर पूर्णतः परीक्षाएं एग्जाम रद्द करने का निर्णय एसडीएमए ने लिया है और पूरे दोनों एग्जाम नहीं होंगे, रद्द होंगे, ये निर्णय लिया। जाहीर केलं सगळं पत्रकार परिषद घेऊन, मात्र सीएमओने परिपत्रक दिलेलं आहे की निर्णय कुठलेही झालेले नाही। गफलत कुठे होत आहे? नाही, गफलत वगैरे काही नाही। एसडीएमएने मीटिंगमध्ये बैठकीमध्ये 5 लेवल ठरवण्यात आले। त्याला तत्वतः या 5 लेवलला मान्यता दिलेली आहे। खरं तर लॉकडाऊन लादणं हे काही सरकारची जबाबदारी नाही किंवा सरकारचं कामही नाही। ज्या भागातील जनतेने सहकार्य केलेलं आहे त्या भागातील लॉकडाऊन या टप्प्याप्रमाणे कमी करायचं हा आपण धोरण ठरवलेलं आहे। आणि डिझास्टर मॅनेजमेंटच्या बैठकीमध्ये मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री असताना याला तत्वतः मान्यता दिलेली आहे। आता या सगळ्या परिस्थितीमध्ये एकूण पॉझिटिव्हिटी रेट किंवा ऑक्सिजन बेडची ऑक्युपन्सी या आधारावर हा निर्णय घेण्याचं ठरलेला आहे। याला तत्वतः मान्यता आहे। यामध्ये पहिल्या लेवलमध्ये काही जिल्हे येतात, दुसऱ्या लेवलमध्ये काही जिल्हे येतात, तिसऱ्या लेवलमध्ये काही जिल्हे येतात आणि अशा 5 स्टेजमध्ये टप्प्याटप्प्याने लॉकडाऊन काढायचं, याचा उद्या परवा हा निर्णय किंवा आता तत्वतः याला मान्यता मिळाली, परंतु या संदर्भातलं अंतिम आदेश मुख्यमंत्री महोदय अनलॉकचा विषय महाराष्ट्रासाठी नाही, अख्खा महाराष्ट्र उघडलेला नाही। ज्या जिल्ह्यामध्ये पॉझिटिव्हिटी रेट कमी आहे, ज्या जिल्ह्यामध्ये ऑक्सिजन बेडची ऑक्युपन्सी ठरवलेली आहे, त्याचे लेवल ठरवले आहेत, त्या जिल्ह्यामध्ये तशा पद्धतीनं या ठिकाणी लॉकडाऊन शिथिल करायचं। तुम्ही 18 संदर्भामध्ये मी सांगितलं, पुन्हा तेच सांगतो आहे की हे 5 लेवलला तत्वतः मान्यता मिळालेली आहे। या 5 लेवलच्या तत्वतः मान्यता मिळाल्यानंतर ज्या जिल्ह्यामध्ये मी सांगितलं की ऑक्सिजन बेड हे जे निकष लावलेले आहेत त्या निकषामध्ये जे जिल्हे मोडतील त्याला टप्प्याटप्प्याने शिथिलता देण्याचा निर्णय
सीबीएसई के बाद अब गुरुवार को महाराष्ट्र सरकार ने भी कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला लिया है। स्कूल शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने बताया कि बुधवार को सूबे की कैबिनेट बैठक में इस मुद्दे पर विचार विमर्श किया गया था। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से मंजूरी के बाद परीक्षाओं को रद्द करने का निर्णय लिया गया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक कक्षा 12वीं के सभी छात्रों को आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर पास किया जाएगा। शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक के बाद बताया था कि केंद्र द्वारा सभी राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के साथ हुई बैठक में राज्य ने 12वीं कक्षा की परीक्षा रद्द करने की पैरवी की थी। बैठक में हमने बच्चों के वैक्सीनेशन, स्वास्थ्य सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव का मुद्दा उठाया था। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा था कि 12वीं कक्षा की परीक्षा पर एक समान नीति होनी चाहिए। कैबिनेट को केंद्र और अन्य राज्यों के परीक्षा रद्द करने के फैसले के बारे में जानकारी दी गई है और अगले 1-2 दिन में बैठक होगी जिसमें 12वीं कक्षा की परीक्षा को रद्द करने पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। गौरतलब है कि सूबे में पहली ही 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं को रद्द किया जा चुका है। 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों को आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर पास किया जाएगा, जिसके बाद 12वीं बोर्ड की परीक्षा भी इस बार नहीं होगी, ये सुनिश्चित हो गया है। नागपुर से विदेश में उच्च शिक्षा के लिए जाने वाले विद्यार्थियों की वैक्सीनेशन कार्यक्रम की शुरुआत गुरुवार को नागपुर महानगर पालिका द्वारा की गई है। विदेश में उच्च शिक्षा लेने वाले विद्यार्थियों के लिए कोरोना का टीका अनिवार्य किया गया है, जिसके तर्ज पर नागपुर महानगर पालिका द्वारा गुरुवार से विदेश में उच्च शिक्षा के लिए जाने की तैयारी की प्रतीक्षा में विद्यार्थियों के लिए कोरोना वैक्सीनेशन कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसकी जानकारी नागपुर के महापौर दयाशंकर तिवारी ने दी। विदेशाला शिकायला जाणारे जे विद्यार्थी आहेत त्यांची बरेच दिवसापासून वारंवार महापौर कार्यालयात येणं सुरू होतं। त्यांच्या पॅरेंट्सचे फोन येत होते। मधात 10 दिवस अगोदर मी माननीय निगम आयुक्तांना एक पत्र लिहून याच्यासाठी विशेष अनुमती घ्यायला सांगितली होती। निगम आयुक्ताने पत्र लिहिला, वैयक्तिक बोलले, पण तेव्हा काही अशी अनुमती राज्य शासनाकडून मिळाली नाही। पण 8 दिवसापूर्वी एक ट्विटरवर एक ट्विट मी बघितला, ज्याच्यात माननीय मंत्री महोदयाने मुंबईमध्ये हे सुरू करा असं सांगितलं होतं। मी पुन्हा माननीय आयुक्त साहेबांना ते ट्विट पाठवली आणि सांगितलं की जर मुंबईमध्ये होत असेल तर नागपूरला का नाही। आयुक्त साहेब लगत बोलले आणि ही संधी आज आली। विदेशाला शिकायला जाणारे जे आमचे नागपूरकर विद्यार्थी आहेत त्या सगळ्यांना लसीकरणाची सुरुवात आजपासून इथे IGR सेंटरवर आणि पाचपौली मॅटर्निटी होम हे 2 सेंटरवर होत आहे। 18 से 44 आयु वर्ग के विद्यार्थियों के डॉक्यूमेंट की जांच करके उन विद्यार्थियों के वैक्सीनेशन का अभियान चलाया जा रहा है, जो वैक्सीनेशन के अभियान अंतर्गत हर सप्ताह गुरुवार और शुक्रवार महानगर पालिका के गांधीनगर और इंदिरा गांधी अस्पताल व 5 पौली सूतिका गृह अस्पताल में चलाया जाएगा। ऐसी जानकारी नागपुर महानगर पालिका द्वारा दी गई है। नागपुर में खुलेआम घूम रहे तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग के अधिकारियों में भागदौड़ मची है, लेकिन अब तक तेंदुआ वन विभाग की गिरफ्त में नहीं आया है। अब बताया जा रहा है कि तेंदुआ महाराज बाग से निकलकर सिविल लाइन परिसर पहुंच चुका है। नागपुर में पिछले हफ्ते भर से एक तेंदुआ खुलेआम घूम रहा है, जिसकी धरपकड़ में वन विभाग के पसीने छूट रहे हैं। गुरुवार को वन विभाग के अधिकारी तेंदुए को शहर के विभागीय आयुक्त कार्यालय परिसर के समीप ढूंढते हुए नजर आए, जबकि महाराज बाग के समीप ट्रैप लगाने के बाद तेंदुआ वहां से अब सिविल लाइन परिसर पहुंच गया है और गुरुवार शाम होते होते तेंदुआ उच्च न्यायालय परिसर के समीप पहुंचने की जानकारी सूत्रों द्वारा सामने आ रही है, जिसको पकड़ने के लिए वन विभाग के अधिकारियों ने भागदौड़ शुरू कर दी है। भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा द्वारा गुरुवार को नागपुर के संविधान चौक पर प्रदर्शन किया गया। ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर भाजपा ओबीसी मोर्चा आक्रामक दिखा, जहां ओबीसी आरक्षण का मुद्दा जल्द से जल्द हल करने का आह्वान ओबीसी मोर्चा द्वारा किया गया। ओबीसी आरक्षण की मांग करते ये भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के कार्यकर्ता है, जो महाविकास आघाड़ी सरकार के खिलाफ संविधान चौक पर प्रदर्शन कर रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने ओबीसी आरक्षण खारिज करने के बाद से भाजपा के प्रदर्शन शुरू हो गए हैं, जहां ओबीसी आरक्षण का खारिज होना ये राज्य सरकार की उदासीनता का प्रमाण होने की बात यहाँ की गई। 31 जुलाई 2019 को तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र जी फडणवीस इन्होंने अध्यादेश जारी कर महाराष्ट्र में जो राजकीय आरक्षण था वो ओबीसी को 27% वो शुरू रहने के लिए
हमने शुरू रखा था। बाद में जो आघाड़ी सरकार, तिगाड़ी सरकार आई, ये ठाकरे सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने ओबीसी का इम्परल डाटा प्रस्ताव देना था, वो दिया नहीं है। और वैसे ही उन्होंने जो काम करना था ओबीसी के ऊपर वो नहीं किया। इस वजह से बार बार सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें निर्देश देने के बावजूद भी महाराष्ट्र सरकार इस ओबीसी के बारे में काम नहीं किया उन्होंने, और उनके ऊपर अन्याय किया। उन्होंने कोई अच्छा प्लीडिंग नहीं किया। इस वजह से ओबीसी का ये आरक्षण जो है ये खत्म हुआ है। निश्चित रूप से इसके लिए महाराष्ट्र की सरकार जिम्मेदार है। हमने आज इस आक्रोश आंदोलन के माध्यम से हम उन्हें चेतावनी देते हैं कि आने वाले 3 महीने में उन्होंने ओबीसी का इम्पीरियल डाटा ये कोर्ट में सादर किया जाए और ओबीसी का जो आरक्षण था 27% वो पूर्ववत किया जाए। नागपुर के संविधान चौक पर ओबीसी आरक्षण के विषय पर विधायक कृष्णा खोपड़े भी शामिल हुए, जहां वीकेबी न्यूज से बात करते हुए कृष्णा खोपड़े ने ओबीसी आरक्षण पर राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए सत्ताधारियों के ओबीसी नेताओं की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े किए। पिछली सरकार में देवेंद्र फडणवीस साहब ने किया और उसके बाद लगातार यही इशू को अमेंडमेंट उन्होंने करना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब केस चालू था तो लगभग 1.5 साल में 7 तारीख सुप्रीम कोर्ट ने दिया और उन्होंने कहा कि आप आयोग बिठा रहे हो या नहीं, इसके बारे में हमको जानकारी दो। 7 तारीख होने के बाद भी उन्होंने एक सादा पत्र भी सुप्रीम कोर्ट को एफिडेविट भी दाखिल नहीं किया। इलेक्शन कमिश्नर महाराष्ट्र ने भी मुख्य सचिव को बोला, पत्र लिखा उनको कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, इसके आप तुरंत इस पे ध्यान दो, फिर भी उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। और खुद ये विजय वडेट्टीवार ये इस खाते के मंत्री है, लगभग 1.5 साल से ये सोए हुए थे क्या मेरे समझ में नहीं आ रहा। और 1.5 साल से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को एक सादा लेटर नहीं दिया और इसीलिए बेचारे 1.5-2 साल से जो चुन के आए हुए जो जनप्रतिनिधि जो ओबीसी समाज के थे उनके ऊपर राजकीय हत्या करने का काम ये उद्धव ठाकरे की सरकार और विशेष करके छगन भुजबल होंगे, विजय वडेट्टीवार होंगे, ये नाना पटोले, ये पप्पू होगा जो ओबीसी के नेता के रूप में अपने को मानते हैं। इन्होंने ओबीसी समाज के साथ, मराठा समाज के साथ तो विश्वासघात किया ही किया, लेकिन ओबीसी समाज के साथ भी उन्होंने विश्वासघात किया। और निश्चित रूप से आने वाले अभी बोल रहे कि वो हम जब तक जनगणना नहीं करेंगे इलेक्शन नहीं लेंगे, क्योंकि अभी इनकी घबरा गई है और इसीलिए इलेक्शन से ये पीछे हटने का काम ये सरकार कर रही है। और इसीलिए उद्धव ठाकरे साहब ये निश्चित रूप से महाराष्ट्र के इतिहास में फेलोर कोई अगर मुख्यमंत्री रहे होंगे तो ये उद्धव ठाकरे रहे। और इसीलिए इस प्रकार का अन्याय लगातार ये महाराष्ट्र के ऊपर, हर समाज के ऊपर अन्याय करने का काम ये उद्धव ठाकरे साहब के माध्यम से हो रहा है। बहरहाल ओबीसी आरक्षण का मुद्दा अब राजनीतिक रंग पकड़ रहा है, जिससे निजात पाना राज्य सरकार के लिए कतई आसान नहीं होगा। ऐसे में आने वाले चुनाव के नतीजों में महाविकास आघाड़ी को ओबीसी समाज के गुस्से का शिकार भी होना पड़ सकता है, जिस पर राज्य सरकार को मंथन करने की आवश्यकता अब आ गई है। ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर गुरुवार को मुंबई में भी बीजेपी के ओबीसी प्रदेश मोर्चा द्वारा प्रदर्शन किया गया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष योगेश तिलेकर की मौजूदगी में राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। गौरतलब है कि राज्य का सियासी माहौल इस समय ओबीसी आरक्षण को लेकर दिन ब दिन गर्माते जा रहा है, जिसे देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने अपनी गिरफ्तारी भी दी। हॅलो, त्यांना आतमध्ये घेतात ना, अरे त्यांना। अब वक्त तो चला है एक ब्रेक का, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। गलत, बस बैलेंस जरूरी है। जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं। नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजा लाल चिली पाउडर। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नागपुर के हुड़केश्वर पुलिस स्टेशन के तहत एक चोरी की घटना सामने आई है, जिसमें 4 लाख नकद और 25 तोला सोना चोरों ने घर से चुरा लिया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक हुड़केश्वर परिसर में रहने वाले भूसा व्यापारी शाहू परिवार जब गहरी नींद में सोया हुआ था, तब चोरों ने घर पहुंचकर अलमारी का ताला तोड़कर 4 लाख नकद और 25 तोला सोना चुरा लिया। गर्मी होने के कारण कूलर के शुरू होने से चोरों की आहट का पता शाहू परिवार के सदस्यों को नहीं चल पाया। जहां हुड़केश्वर पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज कर आरोपियों की छानबीन शुरू कर दी है। कल सुबह हुड़केश्वर पुलिस को कोई जानकारी मिली कि मितलाल शाहू करके हुड़केश्वर कुर्द में रहते, उनके घर में चोरी है करके ऐसे न्यूज़ मिलने पर पुलिस वहाँ पहुँची। देखा तो काफ़ी बड़ी चोरी है। उसमें से उनको 4 लाख रुपए प्लस 25 तोला सोना ये अज्ञात इसमें घर पूरी का लॉकर वगैरह तोड़ के लेके गए हैं। साहू परिवार वहाँ पे इकट्ठा रहता है, भूसे के व्यापारी है, 4 लड़के, खुद माँ बाप, ऐसे करके 17-18 लोग रहते। चाल टाइप उन्होंने काफ़ी रूम बनाया हुआ है, तो सभी सोए हुए थे। सोए हुए कंडीशन के बेडरूम को कुंडी लगा के कूलर की वजह से अगर आवाज़ वगैरह नहीं आया तो कपट की चाबी भी मिली थी, उस कपट तोड़े हैं। तो 4 कपट तोड़ के लगभग 4 लाख रुपए रोक और अराउंड 25 तोला सोना ये चोरी करके लेके गए। महाराष्ट्र एक्सप्रेस में एक डिब्बे में एक लावारिस बैग से मिली 2,14,000 की ब्राउन शुगर, जिसकी जानकारी आरपीएफ निरीक्षक आर मीना द्वारा दी गई। नागपुर के मध्य रेलवे स्टेशन पर उस वक्त खलबली मच गई जब एक काले रंग की बैग लावारिस अवस्था में महाराष्ट्र एक्सप्रेस के कोच नंबर D1 में पड़े रहने की जानकारी आरपीएफ को मिली, जिसकी छानबीन करने पर उस बैग में ब्राउन शुगर की 310 पुड़िया मिलने की जानकारी आरपीएफ द्वारा दी गई है। वहीं इसकी कीमत 2,14,000 बताई जा रही, जिसमें गाड़ी के पीछे के जनरल कोच में एक लावारिस बैग मिला, जिसके बाबत कोच में यात्रियों से पूछताछ किया गया, लेकिन किसी ने भी मालिकाना हक नहीं जताया। इसलिए बैग के बारे में थाने में सहायक उप निरीक्षक सीताराम जाट को सूचना दी गई। सहायक उप निरीक्षक सीताराम जाट के आदेशानुसार बैग को प्लेटफॉर्म पर नीचे उतारा गया तथा जाट द्वारा बैग को चेक करने पर बैग के अंदर एक प्लास्टिक थैली के अंदर कुछ सफ़ेद पुड़िया थी, जिसकी सूचना मुझ थाना प्रभारी को देने के बाद मैंने बैग को जाकर देखने पर उक्त पुड़ियों में नशीला पदार्थ जैसा प्रतीत हुआ, जिसकी सूचना मैंने वरिष्ठ अधिकारियों एवं NDPS डिपार्टमेंट, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट, GRP, LCB संबंधित पुलिस स्टेशन को सूचना दी गई। NDPS एक्ट के तहत जब्ती पंचनामा की कार्रवाई की गई, जिसमें बैग के अंदर एक प्लास्टिक थैली में सफ़ेद कागज़ की पुड़ियों में लगभग 310 पैकेट छोटे पैकेट मिले, जिसमें से मिले पाउडर का वजन करने के बाद 21.490 ग्राम ब्राउन शुगर जैसा गर्द पाउडर मिला है, जिसको जब्ती पंचनामा के तहत जब्त किया गया है। बहरहाल रेलवे के जरिए कई गैर कानूनी प्रकार के मामले सामने आते रहते हैं, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर ब्राउन शुगर का इस तरह से मिलना कई सवाल खड़े करता है। ऐसे में रेलवे विभाग को अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है, जिससे ऐसे अपराधों पर लगाम लगाई जा सके। नागपुर के सीताबर्डी बाजार परिसर में गुरुवार को सड़क पर रोजगार करने वाले हॉकर्स एसोसिएशन द्वारा प्रदर्शन किया गया। इस दौरान वीकेबी न्यूज से बात करते हुए सीताबर्डी के हॉकर्स ने तय नियमों के तहत उन्हें भी अपना व्यवसाय करने की मांग इस दौरान की गई। नागपुर में लॉकडाउन के नियमों में कुछ शिथिलता देने के बावजूद कुछ दुकानों को तो खोलने की परमिशन दी गई है, लेकिन सीताबर्डी मार्केट में जो हॉकर्स है उनकी कहीं ना कहीं समस्या अभी भी सॉल्व नहीं हुई है। उनको दुकानें लगाने की इजाज़त नहीं दी गई। उसके लिए आज सीताबर्डी हॉकर्स जो लोग जो यहाँ पर जो दुकानें लगाते हैं उनके तरफ से यहाँ पर प्रदर्शन किया गया नीचे बैठकर। कहीं ना कहीं मांग क्या है आइए जानते हैं। हॉकर्स एसोसिएशन की तरफ से क्या मांगे आप? हमारी मांगे सर अब इतनी है, जब अनलॉक 3 आपने पूरे नागपुर शहर में करे है और सबको टाइमिंग दिया गया है, तो जो रोज़ कमा के रोज़ खाने वाले उनके ऊपर आपने ज़रा भी ध्यान नहीं दिया है ना। पूरा अनलॉक हो गया है नागपुर, बट सीताबर्डी मेन रोड लॉक कर दिए। क्यों लॉक कर दिए? क्योंकि यहाँ पे स्ट्रीट वेंडर ज़्यादा है तो सर अपने देश की, अपने नागपुर शहर की पॉपुलेशन भी है, ये हार्ट ऑफ द सिटी है। लगभग बाहर की पब्लिक पहले वर्डी आती है, फिर यहाँ से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन करती है। हम लोग 200
254 280 हॉकर से टोटल यहाँ पे लगाते अपने अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं यहाँ पे। हमारे लिए क्या व्यवस्था करी ना, हमारे लिए कोई प्रशासन ने मिलने आया, जबकि हम ऑथेंटिक रजिस्टर्ड हॉकर से, नागपुर शहर के ऑथेंटिक हॉकर रजिस्टर्ड है ना। उन्होंने हमारे को कोई राशन दिया, ना पैसे दिए खर्चे के लिए, ना ही हमारा कोई हालचाल लेने आया। हमारे कईयों साथी लोग कोरोना के कारण मर गए, आधे से ज़्यादा लोग अभी भी बीमार पड़े हैं, मगर यहाँ पे प्रशासन का कोई अधिकारी, कोई आदमी हमारे घर पे आके नहीं पूछा कि आप भैया 2 महीने से खाली हो, तो आपने क्या करे, आप अपना घर कैसे चला रहे हो। अब जब टाइम मिला है तो उस टाइम से हमारे को, जैसे पूरे नागपुर शहर को काम करने का आप टाइमिंग दे रहे हो, वैसे हमारे को भी दो। हमारे से कोई आपत्ति नहीं सर, एक हम ही लोग नहीं है, हमको भी अपनी जान प्यारी है, हमारे भी बीबी बाल बच्चे हैं, माँ है बड़ी, उम्र दराज बाप है। हम अगर घर पे गए तो हमको भी लगेगा ना कि भैया अगर बीमारी अगर हम अपने घर नहीं लेके जाएंगे, हम अपना बहुत मेहनती लोग हैं, हम चाहते हैं प्रशासन से कि भैया जैसा नागपुर शहर को टाइमिंग दिया गया है 7 बजे से 2 बजे तक का, वैसा हमारे को भी टाइमिंग दे। स्ट्रीट शॉपिंग अगर यहाँ पर खोली जाए तो यहाँ पर भीड़ भड़क्का होगा, जिससे कोरोना का प्रादुर्भाव और ज़्यादा बढ़ेगा। उन सारी चीज़ों का भी तकलीफ है प्रशासन के सामने में, ऐसे में आप क्या कहें? सर सबसे ज़्यादा मुद्दा यही आता है कि बर्डी मेन रोड पे भीड़ बहुत रहती है। सर रीज़न देखिए ना, बस स्टॉप है, रेलवे स्टेशन पास में है, मेडिकल स्टोर यहाँ से जाना पड़ता, ये बाईपास है, ये बाईपास है नागपुर शहर का। यहाँ से बाहर के लोग आएंगे, अगर लोहा पुल में उतरा उसको वैरायटी है ना, तो सर पैदल ही आएगा ना, वो 15 20 50 रुपये का ऑटो नहीं करके आएगा, क्योंकि ये वन वे। मुद्दा ये गर्म कर देते हैं। पेपर वालों से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि आप सच जो है वो दिखाइए। क्यों? अभी कल दैनिक भास्कर में फोटो आई 1:30 बजे में इतनी भीड़, कल तो हमारा मार्केट ही बंद था, कल हमारा मार्केट था। और उनसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप जो फोटो डाल रहे हैं उसका टाइमिंग और डेट प्लीज़ डालिए, रियलिटी दिखाइए ना लोगों को। झूठ बोल के हमारे पेट पे क्यों लात मार रहे हो? झूठी जाहिरात मत छापो। हम लोग बहुत तकलीफ में हैं। अभी क्या रोक के बोले या हमारे घर के आपको ले जाके उनके घर वाली माँ का डब्बे का इंटरव्यू दिए कि भैया देखो इसमें चावल ख़त्म हो गए, लाइट का बिल भर रहे हैं, स्कूल से फ़ोन आ रहे हैं, क्या माफ़ करेंगे? इंस्टॉलमेंट हर दूसरा आदमी एक इंस्टॉलमेंट भरता है, हर दूसरा आदमी। हमने भी लिए, किसी ने टीवी लिया, किसी ने मोबाइल लिया, किसी ने रेडियो लिया, किसी ने सिस्टम लिया, सब चीज़ भर रहे हैं। बस ये चीज़ की दिक्कत है कि आज नागपुर की स्थिति ऐसी है, पूरा नागपुर शहर चालू है सर, हम लोग यहाँ पे धूप में खड़े हैं। अगर हॉकर्स को कोरोना नियमों के अनुसार अगर दुकान खोलने की परमिशन दी जाती, क्या वो सारी चीज़ों का पालन करने के लिए तैयार है? हाई कोर्ट का जो दायरा ने, हाई कोर्ट ने जो हमारे लिए डिसिप्लिन बना के दिया है, सब हम उसको ही फॉलो करते हैं। अननेसेसरी कोई नई दुकान लगाता, जो दिया हुआ है मार्किंग, हम लोग वो मार्किंग के अंदर बैठ के ही टाइमिंग के हिसाब से दुकान चालू करके रखते हैं। बोलना नहीं चाहिए। पूरे ईद में दुकान वालों ने दुकान शटर खोल के ग्राहक अंदर करके ग्राहकी करे। सर हमारी शटर की दुकान नहीं थी तो हम भी वही करते जो इन्होंने करे। मैं उनके लिए नहीं बोल रहा हूँ कि उन्होंने दुकान चालू करे, हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। हमारे पास कोई ऑप्शन रहता तो हम पहले वो करते, बाद में मैं आपको आके ये बाइट देता। क्योंकि मैं भूखा रहूँगा तो मैं भाषण नहीं दूंगा, मैं अपने घर में पहले राशन ले जाऊँगा। उपजीविका का कहीं ना कहीं सवाल है। कई सारे सैकड़ों लोग हैं यहाँ पर जो रोज़ाना यहाँ पर अपना व्यवसाय करते हैं, लेकिन अगर बात की जाएगी रोज़गार की और उनके घर की, तो एक बहुत बड़ी चिंता की बात है, कहीं ना कहीं सवाल निर्माण करते हैं। ऐसे में जो शिथिलता के नियमों के साथ दुकानदारों को खोलने की इजाज़त दी गई है, उसी नियमों के तहत इन लोगों को भी यहाँ पर रोज़गार करने की कहीं ना कहीं इजाज़त दी जाए, ऐसी उनकी मांग है। कैमरा पर्सन राजेश जंगीटवार के साथ मुकेश राव, वीकेबी न्यूज़, नागपुर। नागपुर महानगर पालिका की वरिष्ठ पार्षद आभा बिज्जू पांडे को राष्ट्रवादी कांग्रेस का प्रदेश महासचिव नियुक्त किया गया है। गौरतलब है कि प्रखर वक्ता के तौर पर आभा बिज्जू पांडे की पहचान नागपुर शहर भर है, जहां 4 माह पूर्व आभा बिज्जू पांडे ने उप मुख्यमंत्री अजित पवार की उपस्थिति में एनसीपी में प्रवेश किया था, जहां अब उन्हें प्रदेश महासचिव की कमान सौंपकर पार्टी को विदर्भ में मजबूत करने की ओर एनसीपी ने कदम बढ़ाया है। बुधवार को आभा बिज्जू पांडे को प्रदेश महासचिव पद का नियुक्ति पत्र सांसद प्रफुल्ल पटेल द्वारा दिए जाने की जानकारी बताई जा रही है। नागपुर जिले में गुरुवार 3 जून को 190 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए। पिछले कुछ दिनों से नागपुर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा निरंतर कम होता जा रहा है, जो नागपुर वासियों के लिए राहत की बात है।
जबकि कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में वृद्धि हो रही है। आज 529 मरीज कोरोना मुक्त हुए हैं, जबकि 8 लोगों की मौत हो गई है। आज कुल 11,354 लोगों की कोरोना जांच करवाई गई। तो प्राइम टाइम न्यूज में आज इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार।